हेलो गाइस, कैन यू इमेजिन अ पर्सन जिसके लिए एक छोटा सा मूवमेंट परफॉर्म करना भी माउंट एवरेस्ट की क्लाइंबिंग करने जितना डिफिकल्ट हो सकता है। दैट्स द रियलिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड जो कि पार्किंसन से अफेक्टेड है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इस कॉम्प्लेक्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को समझेंगे और इसकी क्या इटियोलॉजी है, क्या इसका कारण है, क्यों हो रहा है ये डिजीज़, इवन जो इससे रिलेटेड कॉम्प्लेक्स टर्म्स हैं जो बहुत ज़्यादा लोग इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। पार्किंसन, पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, पार्किंसोनिज्म, सेकेंडरी पार्किंसन, ये सारा क्या है आज की वीडियो के अंदर हम सही से समझेंगे। एंड देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी, इसकी टियोलॉजी, इसकी एपिडेमियोलॉजी, साइन, सिम्टम्स, मैनेजमेंट एंड इवन मैनेजमेंट के अंदर वी विल कवर pharmaceutical management, surgical management, and physiotherapy management as well in detail. So stay tuned till the end to understand Parkinson disease more efficiently. सो बाय डेफिनेशन पार्किंसन डिजीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है, एक दो दिन में डेवलप नहीं होती है, इसको टाइम लगता है, ईयर्स लगते हैं डेवलप होने में। एंड प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि इसका जो डिजीज़ का प्रोग्रेशन है ना वो बढ़ता जाता है, डिजीज़ डे बाय डे वर्स होती जाती है कंडीशन। एंड न्यूरो डिजनरेटिव का मतलब है कि यहाँ पे जो न्यूरॉन्स हैं वो डिजनरेट होने लगते हैं, डैमेज होने लगता है, न्यूरोनल डैमेज आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से आपको मोटर एंड नॉन मोटर सिम्टम्स दिखते हैं। और ये होता है आपके डोपामिन की डेफिशिएंसी की वजह से, जो कि बेसल गैंग्लिया में होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया आपके ब्रेन में प्रेजेंट एक पार्ट है जिसको हम डिटेल एनाटमी में अभी देखेंगे, जहाँ से आपका डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स जो है धीरे धीरे डीजनरेट होने लगते हैं। पार्किंसन डिजीज को फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया गया था एज अ शेकिंग पैल्सी इन 1817 बाय जेम्स पार्किंसन। एंड इंसिडेंस की बात करें तो इसका प्रिवलेंस बहुत हाई है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन अमेरिकन को ये डिजीज़ है। एंड 7 to 10 मिलियन पीपल जो है वर्ल्ड वाइड इस डिजीज से अफेक्टेड है। सेकेंड मोस्ट कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। एज ऑफ ऑनसेट की बात करें तो 50 से 60 साल की उम्र के लोगों को होता है। और एक आपका एडल्ट ऑनसेट पार्किंसन भी होता है जो एडल्ट एज में हो जाता है, यानी कि 40 ईयर्स से पहले पहले की एज में। जेंडर का प्रिवलेंस देखिए तो मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं फीमेल्स के कंपैरिजन में, और इसका रेशियो 1.2 to 1.5। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इटियोलॉजी। फर्स्ट थिंग इज द अननोन कॉज, इडियोपैथिक पार्किंसन। ये मोस्ट कॉमन टाइप का पार्किंसन है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पार्किंसन ऐसे ही होते हैं जो इडियोपैथिक होते हैं, उनके कॉज का पता नहीं होता है। एंड 78% ऑफ पार्किंसन के केसेस इसी कैटेगरीज में आते हैं। इसके दो सब ग्रुप्स हैं जिसको ना उनके मोटर फिनोटाइप्स के हिसाब से क्लासीफाई किया गया है। दो सब ग्रुप होने का मतलब क्या है कि जो इसमें मोटर सिम्टम्स दिखते हैं, फेनोटाइप इज द अपीयरेंस ऑफ मोटर सिम्टम्स, तो वो किस टाइप का दिखता है उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज योर PIGD फिनोटाइप, यानी कि इसके अंदर जो इंडिविजुअल होगा उसमें जो डोमिनेंट सिम्टम्स दिखेंगे दैट इज योर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड गेट डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर ट्रेमर्स वगैरह कम दिखेंगे। यहाँ पर क्या दिखेगा, कौन सी सिम्टम्स डोमिनेंट होंगे, दोज आर पोस्चरल इंस्टेबिलिटी एंड गेट डिसऑर्डर। एंड जो TD फिनोटाइप है, यानी कि ट्रेमर डोमिनेंट फिनोटाइप है, इसके अंदर आपको ट्रेमर्स ज़्यादा दिखेगा। अब जिसके अंदर आपको ट्रेमर्स ज़्यादा दिख रहा है ना, उसके अंदर बाकी जो सारी चीज़ें होती है लाइक पोस्चरल इंस्टेबिलिटी या ब्रेडिकाइनेशिया, ये वाले प्रॉब्लम थोड़े फ्यू होंगे। ठीक है, और इनके अंदर बहुत कम रिस्क रहता है डिमेंशिया वगैरह डेवलप होने का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिनका लिंक आपके जीन से होता है। द जीन इज PARK1, PINK1, SNCA, LRRK2 एंड ग्लूकोसेरेब्रोसाइडेस एंड DJ1। ये वो जीन्स हैं जो कि आपके पार्किंसन के साथ लिंक्ड हैं, यानी कि ऐसे बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि जो पर्सन पार्किंसन से सफ़र कर रहा है, ठीक है, उनके इन जीन्स में म्यूटेशंस देखी गई है। अब इन जीन्स को भी दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, कॉजल जीन एंड एसोसिएट जीन। कॉजल जीन्स वो जीन्स होते हैं जो डायरेक्टली डिजीज़ को प्रोड्यूस करा रहे हैं, एंड एसोसिएट जीन्स वो जीन्स होते हैं जो डायरेक्टली पीडी तो प्रोड्यूस नहीं कराते हैं लेकिन इंक्रीज कर देते हैं इसके प्रोडक्शन के रिस्क को। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स के एक्सपोजर से या केमिकल के एक्सपोजर से पार्किंसन डेवलप हो सकता। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज पार्किंसोनिज्म? पार्किंसोनिज्म बेसिकली एक जेनेरिक टर्म है, एक ऐसा अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर आपके बहुत सारे ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स आते हैं। दोज आर प्राइमरीली अफेक्ट योर डोपामिन सिस्टम ऑफ बेसल गैंग्लिया। आपका जो बेसल गैंग्लिया में डोपामिन वाला जो सर्किट है ना, उसको डिस्टर्ब करने वाली कंडीशंस सारी पार्किंसोनिज्म के अंदर आती है। ठीक है, ये आपकी जेनेटिक और
इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों तरीके की हो सकती है। इसके अंदर जो आपका मोस्ट कॉमन डिजीज़ है, ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। जो मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर इसके अंदर आता है, दोज आर योर जनरल पार्किंसन, इडियोपैथिक पार्किंसन, जो आप ज़्यादातर केसेस जिसके देखते हैं 78% ऑफ द केस जो होते हैं वो आपके इडियोपैथिक पार्किंसन के होते हैं जो आप क्लिनिक में देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन, बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, दोज आर कम्स अंडर पार्किंसोनिज्म। नाउ उसके अंदर फर्स्ट थिंग इज़ योर प्राइमरी पार्किंसोनिज्म। प्राइमरी पार्किंसोनिज्म इज़ नथिंग बट योर इडियोपैथिक पार्किंसोनिज्म और पार्किंसन डिजीज़, जिसकी हम जनरली बात करते हैं और इस वीडियो में भी हम उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज़ योर प्राइमरी पार्किंसोनिज्म। इसको दो तरीके के होते हैं, ये अर्ली ऑनसेट एंड लेट ऑनसेट। अर्ली ऑनसेट इन द सेंस कि 40 ईयर्स के पहले हो गया, लेट ऑनसेट 40 ईयर्स के बाद हुआ और मोस्टली 50 to 60 ईयर्स ऑफ एज में होता है। समहाउ ये किसी केस में जुवेनाइल ऑनसेट भी हो सकता है, 21 ईयर्स से पहले हो जाना, एंड यंग ऑनसेट दैट इज़ 21 ईयर्स के जस्ट बाद। तो इस तरीके का ये रेयर होता है बट हो सकता है। नेक्स्ट इज़ योर सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म। सेकेंडरी पार्किंसोनिज्म जो होगा उसका जो भी कॉज होगा ना वो नोन होगा, ठीक है, ये इडियोपैथिक बिल्कुल नहीं है, किसी नोन कॉज की वजह से पार्किंसन डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल वायरल इन्फेक्शन, एनसेफेलाइटिस लेथार्जिका की वजह से ये जो वायरस है आपका ये इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, एनसेफेलाइटिस कॉज करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपके ब्रेन का जो डोपामिनर्जिक सिस्टम है, जो डोपामिन सिस्टम बेसल गैंग्लिया में प्रेजेंट है, वो डिस्टर्ब अगर हो जाए तो पार्किंसन डेवलप हो सकता है। किसी तरीके के टॉक्सिक के एक्सपोजर से, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, मैग्नीज, पेस्टिसाइड, इनके एक्सपोजर से अगर पार्किंसन डेवलप हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे टॉक्सिक पार्किंसोनिज्म। नेक्स्ट इज़ योर ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म। बहुत ज़्यादा ड्रग्स जो यूज़ करते हैं, ओवर यूज़ करते हैं, ये कहीं ना कहीं से जो आपका ब्रेन का डोपामिन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करता है और उसकी वजह से पार्किंसन डेवलप हो सकता है, विच इज़ कॉल्ड ड्रग्स इंड्यूस पार्किंसोनिज्म, ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स जो लेते हैं। नेक्स्ट इज़ योर पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम जो है ये, इसमें पार्किंसन के साथ एक नया वर्ड ऐड हो गया, दैट मीन्स कि दिस इज़ नॉट टोटली पार्किंसन, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपका डिसऑर्डर होगा वो सिमिलरली पार्किंसन जैसा दिखेगा, यानी कि जो सिम्टम्स होंगे वो पार्किंसन से मिमिक करेंगे, बट जो उसका पैथोलॉजिकल फीचर होगा वो बिल्कुल अलग होगा पार्किंसन से, ठीक है। तो दैट इज़ योर पार्किंसन प्लस सिंड्रोम, यानी कि पार्किंसन वाले सिम्टम्स तो हैं ही, साथ में इसकी जो अंडरलाइन पैथोलॉजी है वो समथिंग डिफरेंट है, तो दैट इज़ पार्किंसन प्लस सिंड्रोम। इसके अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं दैट इज़ योर प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी, multiple system atrophy, corticobasal degeneration and dementia with Lewy bodies and so on. Now let's understand the complex pathophysiology of Parkinson disease. उसके लिए एक सिंपल पहले फिजियोलॉजी को थोड़ा समझते हैं, फिर हम उसकी पैथोफिजियोलॉजी को और क्लियरली समझ पाएंगे। इन जनरल होता क्या है, जब भी आप कोई वॉलेंट्री मूवमेंट परफॉर्म करते हो तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स का मेजर काम क्या होता है, उस चीज़ को इनिशिएट करना, ठीक है। तो आपके वॉलेंट्री मूवमेंट को आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स इनिशिएट करता है। लाइक मुझे बॉटल को पिक करना है तो मैंने सोचा कि मुझे बॉटल को पिक करना है। अब वो मूवमेंट मेरा कितने स्पीड में होगा, कितना स्लो होगा, कितना वॉयलेंट होगा, ये डिसाइड करेगा मेरा बेसल गैंग्लिया, यानी कि जो बेसल गैंग्लिया है। अब मेरे जो सिग्नल्स हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में जाएंगे। बेसल गैंग्लिया सबकॉन्शियसली जो स्केलेटल मसल की टोन है ना उसको कंट्रोल करता है और एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट पैटर्न जनरेट करता है। देन फिर वो मूवमेंट पैटर्न आपके थैलेमस के थ्रू आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में दोबारा जाते हैं और फिर सेरेब्रल कॉर्टेक्स से जो पैटर्न डेवलप हुआ है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड की हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड के वाया आपके स्केलेटल मसल में पहुंचती है जो आपका सिग्नल होता है, ठीक है। और फिर आपका स्केलेटल मसल उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, और जैसे कि मुझे बॉटल पिक करना था तो ये सारा प्रोसेसिंग ब्रेन में फिजियोलॉजिकली हुआ। देन उसके बाद अब मैंने बॉटल को पिक करा, एक ट्यून मूवमेंट परफॉर्म करा, बिल्कुल एकदम वॉयलेंटली जाके बॉटल को तोड़ा नहीं है मैंने, और बहुत ही स्लो भी पिक नहीं। दिस इज हैपन ड्यू टू द प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो है वो होता है। दिस इज द नॉर्मल फिजियोलॉजी। नाउ व्हाट हैपन्स इन पार्किंसन डिजीज। अब मोटा मोटा समझिए तो पार्किंसन डिजीज के अंदर यही जो बेसल गैंग्लिया का सर्किट जो मूवमेंट की ट्यूनिंग कर रहा था स्केलेटल मसल की,
टोन को मेंटेन कर रहा था ना, बस ये टोन मेंटेन नहीं होगा, यानी कि जो बेसल गैंग्लिया का सर्किट का जो वर्क था यहाँ पर वो वर्क जो है वो सही से परफॉर्म नहीं होगा। बेसल गैंग्लिया सर्किटरी डिसफंक्शन क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से जो आपके पार्किंसन वाले सिम्टम्स हैं वो पेशेंट में आएंगे, ठीक है। और ये क्यों होगा? ड्यू टू द लॉस ऑफ डोपामिन और डिक्रीज इन द नंबर ऑफ डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स ड्यू टू द डोपामिनर्जिक न्यूरोनल डीजनरेशन। अब ये होता कैसे है, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स सी व्हाट्स एग्जैक्टली हैपन्स इन पार्किंसंस। अगर हम ब्रेन का कोरोनल सेक्शन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर होता है आपका थैलेमस एंड दीज आर योर बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया इज बेसिकली कंप्राइजेज ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, जिसके अंदर आपका काउडेट न्यूक्लियाई आता है, आपका पुटामेन आता है, और ये दोनों मिलकर बनाते हैं स्ट्राइटम। उसके अलावा आपके पास होता है ग्लोबस पैलिडिस। ये न्यूक्लियाई जो होते हैं इसके दो पार्ट होते हैं, देयर इज एक्सटर्ना एंड इंटरना। उसके अलावा आपका यहाँ पर सबथैलेमिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और यहाँ पर आपका होता है सबस्टेंशिया नाइग्रा। इसके भी दो पार्ट्स होते हैं। सिमिलरली यही स्ट्रक्चर आपके दूसरे साइड भी होता है ब्रेन के, लेफ्ट एंड राइट, ओके। उसके अलावा आपका यहाँ पर एमिगडेला होता है, हिपोकैम्पस होता है, ये इसकी हमें नीड नहीं है। हमें जो प्राइमरी हमें फोकस है दैट इज़ इन द बेसल गैंग्लिया और थैलेमस, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स जूम दिस फिगर। ये आपका कॉर्टेक्स है, ठीक है। कॉर्टेक्स से ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन्स रिसेप्टर्स जो होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये आपके सिग्नल्स को लेके आते हैं स्ट्राइटम के पास, ठीक है। दिस इज़ द काउडेट न्यूक्लियाई एंड पुटामेन जो आपका स्ट्राइटम बनाता है। उसके बाद आपका होता है दिस इज़ योर ग्लोबस पैलिडिस इंटरना एंड ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्ना। इन दोनों के बीच में होता है आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा का पास कॉम्पैक्टा वाला सेक्शन, ठीक है। अब एक्चुअल में होता क्या है, आपका जो स्ट्राइटम होता है इससे गाबानर्जिक जो न्यूरॉन्स होते हैं, गाबा वाले न्यूरॉन्स, ये आपके ग्लोबस पैलिडिस इंटरना पे आते हैं और फिर यहाँ से एक कम्युनिकेशन जनरेट होता है और दूसरे गाबा न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके थैलेमस तक जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये एक डायरेक्ट पैथवे बनाते हैं और थैलेमस से ये न्यूरॉन आपके कॉर्टेक्स में सिग्नल को वापस से भेजता है, ठीक है, मूवमेंट की ट्यूनिंग करके। उसी तरीके से आपका एक इनडायरेक्ट पैथवे जनरेट होता है आपके स्ट्राइटम से, जो गाबा न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्ना में आते हैं और एक्सटर्ना से आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियाई पे आता है। यहाँ पर आपका ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन होता है जो कि आपके अगेन आपकी ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्ना से एंड योर ग्लोबस पैलिडिस इंटरना से कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ये तो हमारा सर्किट बन गया, जो हमारा सबस्टेंशिया नाइग्रा का सर्किट था बेसल गैंग्लिया का, वो तो हमने बना लिया। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपन इन दिस सर्किट। जो बीच में आपका ये डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स है ना सबस्टेंशिया नाइग्रा में, ये सिक्रीट करते हैं डोपामिन, ठीक है। डोपामिन आपके स्ट्राइटम वाले पार्ट में सिक्रीट होता है और ये जो होते हैं दो तरीके के रिसेप्टर्स से बाइंड करते हैं, D1 रिसेप्टर एंड D2 रिसेप्टर्स। जो D1 डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं दीज आर एक्साइटेटरी इन नेचर्स एंड जो D2 होते हैं दीज आर इनहिबिटरी। तो D1 रिसेप्टर से जब ये बाइंड होता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपके कॉर्टेक्स से सिग्नल आता है। अब गाबा का फंक्शन क्या है, इनहिबिशन करने का। तो D1 न्यूरॉन्स इससे बाइंड होता है और एक्साइटेटरी न्यूरॉन है ये, ठीक है। और यहाँ से सिग्नल आपके दोबारा दूसरे गाबा न्यूरॉन्स में आता है जो कि आपके ग्लोबस पैलिडिस इंटरना में होता है और फिर ये आपके थैलेमस में आता है, ठीक है। अब थैलेमस में आने के बाद क्या होता है, क्योंकि ये हमारा इनहिबिटरी था, ठीक है, और डोपामिन हमारा एक्साइटेटरी था, तो ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, बैलेंस कर देती है थैलेमस के अंदर, ट्यूनिंग कर देती है हमारे मूवमेंट की, ठीक है। और फिर थैलेमस क्या करता है, आपके कॉर्टेक्स में जो नॉर्मल सिग्नल होता है वो लेके जाता है एंड फिर कॉर्टेक्स से आपका जो वाया स्पाइनल कॉर्ड आपके मसल तक जो मूवमेंट है वो होती है, ठीक है। अब ये तो हुआ डायरेक्ट पैथवे का काम। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब यहाँ पर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, ठीक है, जो आपका सबस्टेंशिया नाइग्रा वाला पार्ट है यहाँ से डोपामिन सीक्रेट नहीं होगा, तो ये आपका जो D1 रिसेप्टर्स है उससे बाइंड भी नहीं होगा, ठीक है, और ना ही D2 रिसेप्टर से बाइंड होगा। D2 जो था ये इनहिबिटरी था, दैट मीन्स कि जब ये बाइंड हो रहा था तब तो ये वाला सर्किट वर्क ही नहीं कर रहा था, लेकिन अब ये बाइंड नहीं होगा, दैट मीन्स जो आपके ये वाले गाबा रिसेप्टर्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, अपने इनहिबिशन वाला फंक्शन आगे प्रोसीड करेंगे। उसके बाद आपका ग्लोबस पैलिडिस एक्सटर्ना पे जो आएगा न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का, ठीक है, वो भी अगेन आपका इनहिबिशन को
प्रोसीड करेगा आगे, एंड देन दीज इनिबिशन कम टू योर ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन जो आपके सबथैलेमिक न्यूक्लियस में, ठीक है। अब ये ग्लूटामिनर्जिक न्यूरॉन अगेन आपके कहाँ लेके जाएगा, ग्लोबस पैलिडस इंटरना में सिग्नल्स को लेके जाएगा। उसके बाद गाबा के थ्रू ये सिग्नल वापस आपके थैलेमस में आएगा, ठीक है। अब जो थैलेमस में यहाँ सिग्नल आया है इनडायरेक्ट पैथवे से, तो ये सारा जो सिग्नल है दैट इज़ इनहिबिटरी इन नेचर, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पर मूवमेंट को फैसिलिटेट नहीं करेगा, मूवमेंट को इनहिबिट करेगा, राइट। अब जो आपका D1 रिसेप्टर्स था, यहाँ पर भी आपके डोपामिन बाइंड तो करेगा नहीं D1 रिसेप्टर से। अगेन आपका जो यहाँ पर जो एक्साइटेशन प्रोड्यूस कर रहा था वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अगेन जो गाबा से यहाँ पर जो आपका आएगा सिग्नल, ठीक है, आपके ग्लोबस पैलिडस इंटरना में, वो भी आपका इनहिबिटरी होगा इन नेचर, राइट। और फिर आपके ग्लोबस पैलिडस इंटरना से जो सिग्नल्स थैलेमस में आएंगे दोज आर आल्सो इनहिबिटरी इन नेचर। तो क्या होगा कि आपके डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पैथवे से आपका एक्सेसिव इनहिबिटरी इनपुट आता है थैलेमस के अंदर। तो अब थैलेमस क्या करता है, इनहिबिशन कॉज करने लगता है, राइट। आपका जो थैलेमस कॉर्टिकोल स्पाइनल पैथवे बनता है, तो दिस पैथवे विल क्रिएट इनहिबिशन टू द मूवमेंट, ठीक है। तो अब ये जो थैलेमस है ये कॉर्टेक्स पे वो सिग्नल्स नहीं पहुंचा रहा है जो पहले पहुंचा रहा था। दैट मीन्स जो ट्यूनिंग करके एक प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट का सिग्नल जा रहा था, नहीं जा रहा है। अभी कौन सा सिग्नल जा रहा है, दोज आर इनहिबिटरी इन नेचर। तो मूवमेंट स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा है पेशेंट, और कर भी रहा है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहा है, राइट, ठीक है। उसके बाद अगेन जो हमारा कॉर्टेक्स से अपना जो सिग्नल है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू आपके रिसेप्टर मसल्स तक जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर देता है मूवमेंट को इनिशिएट कराने में। इसीलिए पेशेंट को ट्रेमर्स फील होता है, स्लोनेस ऑफ मूवमेंट होती है, ब्रेडिकाइनेशिया डेवलप हो जाता है, ठीक है, एंड पोस्चरल इनस्टेबिलिटी फील होती है, राइट, क्योंकि ट्यूनिंग नहीं हो रही है मसल्स की, ग्रेविटी एंटी ग्रेविटी मसल्स के साथ में ट्यूनिंग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज़। इसके अलावा भी देयर आर सम सेकेंडरी पैथोलॉजीज जो डेवलप होती हैं, जैसे कि आपका जो अल्फ़ा साइन्यूक्लिन थे उनका मिसफोल्डिंग होने लगता है, और ये प्रोटीन जो है ना एक जगह पे एग्रीगेट होने लग जाते हैं, और इनको बोलते हैं हम लेवी बॉडीज़, ठीक है। अब ये क्यों होता है, और ये हमारे मतलब पार्किंसन के लिए, इस डिज़ीज़ के लिए अच्छा है या बुरा, ये अभी तक फाइंड आउट नहीं हुआ है, ठीक है। लेवी बॉडीज़ का फॉर्मेशन होना, जहाँ पे डोपामिनर्जिक न्यूरॉन्स की कमी आने लगती है वहाँ पर आपका लेवी बॉडी फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आपका जो ब्रेन है उसके कुछ और रीजन्स भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, और उनका क्या होता है, जैसे वाइट मैटर हो गया, आपका जो थैलेमस होता है, इनका वॉल्यूम कम होने लगता है, ठीक है। वाइट मैटर का वॉल्यूम कम होने लगता है। आपका जो हाइपोथैलेमस है, ठीक है, वो अपना ग्रे मैटर लूज़ करने लगता है, उसका जो मेलाटोनिन का लेवल है वो डिक्रीज़ होने लगता है, और जो सेरेबेलम है उसका वॉल्यूम जो है उसमें उसके वॉल्यूम में कंट्रैक्शन दिखती है, ग्रे मैटर का वॉल्यूम कम होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अदर जो पैथोलॉजी है ब्रेन के अंदर दिखेगी। So guys, we wrap up here because the video is getting too long. So stay tuned for part 2 जिसके अंदर हम इसके clinical features, presentation, diagnostic procedures और treatment वगैरह देखेंगे, types और stages वगैरह सब discuss करेंगे। So तब तक के लिए bye bye, take care.